नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिर से आपके सामने चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, किस पठार को एशिया का माइनर के नाम से जाना जाता है? तो एशिया के माइनर के जो नाम से, जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो दुनिया का छत किसे कहा जाता है, कौन से पठार को कहा जाता है, उसी तरीके से अगर हम एशिया की माइनर की बात करें तो ये अनातोलिया का पठार, जिसे हम तुर्की का पठार कहते हैं। ऑब्वियस है, अब तो पता चल ही गया होगा कि तुर्की में ये वाला पठार है अनातोलिया का पठार, इसी को ही तुर्की का पठार कहते हैं। अब अनातोलिया यानी कि इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको तोड़ दिया तो वो उससे जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे वो माइनर टुकड़े कहलाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े को ही माइनर टुकड़े कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। अनातोलिया यानी कि तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो माइनर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, समुद्रों में लवणता के संदर्भ में क्या सही है? क्या लवणता गहराई के साथ डिक्रीज होता है? इसका मतलब डिक्रीज होता है। गहराई के साथ इंक्रीज होता है। गहराई के साथ स्थिर रहता है या नॉन ऑफ, यानी कि जो स्लाइन वाटर होता है उसमें जो आप कहेंगे कि एक एवरेज जो लवणता होती है वो एवरेज 33-34 के अराउंड होती है। 34%। कहने का मतलब 1000 ग्राम अगर पानी लेते हैं तो 34 ग्राम आपके उसमें क्या होंगे? लवण होंगे, यानी कि साल्ट होंगे, नमक होंगे, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि लवणता क्या गहराई के साथ बढ़ती है? तो ऑब्वियस है कि जो गहराई है, जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाएंगे लवणता बढ़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि साल्ट भारी होगा तो नीचे जाके ज़्यादा बैठेगा, तो नीचे वाला गहराई जैसे ज़्यादा हम जाएंगे तो लवणता बढ़ेगी। उसी से एक और प्रश्न पूछा जाता है, समुद्र में लवणता के संदर्भ में क्या सही है? नदियों को गिरने से लवणता बढ़ती है या नदियों को उसमें गिरने से लवणता घटती है? जैसे ये समुद्र है, इसमें इधर से भी नदी आ रही है, इसमें से भी नदी आ रही है, इधर से भी नदी आ रही है, तो नदियों को गिरने से इसकी जो लवणता है वो क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि नदियाँ में शुद्ध जल बहते हैं, ठीक है। कई बार तो आपने नदियों का जल भी पिया होगा, ठीक है। पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा या आप उनके भी दादा परदादा पिया करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में ये हैंड पंप वगैरह होता नहीं था। नदी, तालाब, पोखर से ही हम लोग के दादा परदादा पानी पीते थे। तो ये शुद्ध जल होता था। कभी आपने सुना होगा कि मतलब कि समुद्र का जल कोई पीता है? कभी नहीं सुना होगा, लेकिन नदियों का जल कभी पूर्वज लोग पीते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो नदियों का जल होता है वो आप कह सकते हैं उसमें साल्ट कम होता है। तो साल्ट कम होगा तो जैसे ही ये नदी का जल समुद्र में जाएगा तो इसमें पहले से ही साल्ट कम है और इसमें ज़्यादा है, तो यानी कि कम ज़्यादा मिलकर कम ही करेगा, ठीक है। एक में सपोज 0 है और एक में 5 साल्ट है, तो अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो ऑब्वियस है 4 होगा, 3 होगा या 2 होगा, ऐसा ही होगा इसका रेशियो में मिलाएंगे तो, ठीक है। तो यानी कि लवणता कम होती है नदियों को गिरने से, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल उद्घोषित हुआ था, ये कब हुआ था ये पूछा जाता है। क्योटो एक शहर है, कहाँ का? जापान का। ग्रीन हाउस गैस के लिए वहाँ पे सम्मेलन हुए थे, उसी को हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। कब हुआ था? 1997 में। याद कैसे करेंगे? क्योटो ऑटो जैसा सेंस दे रहा है, और ऑटो में अगर आप जाते हैं तो सेफ जाते हैं, ठीक है। सेफ जाते हैं यानी कि सेवन सेवन सेवन, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि अगर बाइक पे जाते हैं तो सेफ नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आप ऑटो में जाते हैं, क्योटो ऑटो जैसा सेंस दे रहा है, तो सेफ जाते हैं यानी कि सेवन, इस तरह से याद रखेंगे, लास्ट में सेवन होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय लक्षणों के में बदलाव को पता किसने लगाया था? तो ये मिलेंको बीच दोलन, ये एग्जैक्टली मैंने जो एनसीईआरटी के शायद 11th के बुक है उससे मैंने ये वाला प्रश्न पिक आउट किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से मैंने खुद पिक किए हैं। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ना। कई बार आप कहते हैं कि कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ही पढ़ते हैं, और ऐसे पढ़ के किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करना होता है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से आते हैं, लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं लेकिन आते हैं ज़रूर है। तो सूर्य, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो प्रश्न है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के जो कक्षीय कक्ष होता है, जैसे ये सपोज सन है, इसके चारों ओर पृथ्वी का कक्ष है, इसमें अगर बदलाव होता है तो जैसे सपोज ये इस तरीके से झुका हुआ है, अब इधर हो गया, ठीक है, ये वाला कक्ष है। तो यही जो बदलाव होता है उसको किससे पता लगाया जाता है? मिलेंकोविच दोलन। ये एक प्रकार के आप कह सकते हैं साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये, उन्होंने जब ये खोज किया था तो उसी को कह रहे हैं क्या? मिलेंकोविच दोलन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिए बीच में ही ये चेंज हो गया, इस तरह से याद रखिएगा, जो कक्ष है वो बीच में ही इधर उधर चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा।
मिलना चाहिए, एक जगह मिलना चाहिए, लेकिन ये बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। कच्छ, इस तरह से याद कर सकते हैं। क्षोभ मंडल की सतह पे ऊंचाई 13 किलोमीटर, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर, तो विषुवतीय जो वृत्त है वहाँ पे कितना है। जैसे ये आपका पृथ्वी है, या क्षोभ मंडल यहाँ से अगर ऊंचाई देखेंगे तो 8 किलोमीटर है, यहाँ से सरफेस से अगर बात करें, बीच के कोई भी सरफेस से बात करें तो 13 किलोमीटर है। तो ये जो विषुवतीय रेखा है या वृत्त है वहाँ पर से कितना होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ जो होगा, यहाँ जो होगा वो इन दोनों के एवरेज होगा बीच वाला। तो बीच वाला तो आपको दे रखा है कि 13 किलोमीटर है सपोज, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि सतह पे जनरली 13 किलोमीटर है, तो ये किसका एवरेज होगा, 8 जो ध्रुवों पर है प्लस जो विषुवत रेखा पे होगा अपॉन 2 यानी कि 13। इसको आप निकाल सकते हैं, 13 दूनी 26 और 26 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 18, यानी कि 18 किलोमीटर आपके विषुवत रेखा पे ऊंचाई है। तो आप ये कहिएगा कि विषुवत रेखा पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज़्यादा और ध्रुवों पे सबसे कम और बीच में एवरेज होता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो इसमें मैथमेटिक टर्म कुछ घुस ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। ये आप ट्रिक भी मान लीजिए या मैथमेटिकल टर्म भी मान लीजिए। ये एग्जैक्ट प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो सब स्टेटमेंट जो मैं लिखा हूँ अपने मन से कहीं से नहीं लिखा हूँ, और खुद मैंने ये फ्रेम किया है एकदम से एग्जैक्ट जो पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के बुक में, वही मैं पिक आउट करके यहाँ पे बना के लाया हूँ, ठीक है। भारत में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा कब किया गया था। सबसे पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण किसने किया था, तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो मतलब कि वही मिर्च मसाला की चीज़ें, गाना वाना की चीज़ें, और गाना वाना की चीज़ें मतलब कि बम्बई में होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो प्रथम रेडियो का प्रसारण हुआ वो कौन किया था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। कब किया था, 1923 में। उसी को नाम रख दिया गया AIR, ऑल इंडिया रेडियो। कब, 36 में। यानी कि ऑल कहते हैं ना, जब आप रेडियो सुनते होंगे तो AIR न्यूज अब सुनिए, ठीक है। अब सुनिए यानी कि 6, ठीक है, 6 यानी कि सुनिए, ठीक है। और इसी को फिर बाद में AIR को बाद में नाम चेंज करके इसी रेडियो को कर दिया गया 57 में आकाशवाणी, यानी कि आकाशवाणी 7 जैसा सेंस दे रहा ना, इस तरह से याद रखिएगा कि 57 में सबसे पहले रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा रेडियो का प्रसारण हुआ। कब, 23 में। उसके बाद इसी का नाम AIR कर दिया गया। कब, 36 में। और 57 में इसी का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो NH1 है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये NH1 है दिल्ली से अमृतसर, और NH2 दिल्ली से कोलकाता। पीछे ये आगे हो गया NH1, यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे अमृतसर है, तो ये NH1 हो गया, और पीछे NH2 हो गया दिल्ली से कलकत्ता, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। यहाँ पे चुनिंदा, डिफ़िकल्ट और NCERT बेस्ड और सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। टाइम पास बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे, थोड़ा सा आपको लगा होगा कि जो ये भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये सब वाला जो क्वेश्चन है उससे डिफरेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।